हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। तो आज के अध्याय में हम लोग भूमि, मिट्टी, जल और जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसके साथ ही जो वन्य जीवन है, इसमें जो भिन्नता है उसका अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर जल फैला हुआ है और लगभग 1/3 भाग पर जो है स्थलखंड है। और स्थलखंड भी पूरा का पूरा समतल नहीं है। स्थलखंड पर भी आपको विभिन्न स्थल रूप देखने को मिलते हैं, यानी कहीं कहीं पर पहाड़ हैं, पठार हैं, कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसके अलावा नदी घाटियां वगैरह हैं। अन्य भी जो भौगोलिक स्थल रूप है वो भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 1/3 स्थलखंड है इस पर सभी जगह लोग रहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी 1/3 स्थलखंड में भी कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर लोग निवास करते हैं और बाकी जो पार्ट है वो निर्जन या वीरान पड़ा है। अब जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जलवायु में परिवर्तन आता जाता है। और जलवायु में परिवर्तन आने की वजह से जो वर्षा की मात्रा है, सूर्य के प्रकाश की जो मात्रा है, इसमें भी परिवर्तन आता है। तो जब वर्षा की मात्रा में परिवर्तन आएगा, यानी कहीं किसी क्षेत्र में वर्षा कम होगी, तो वर्षा कम होने की वजह से वहां की मिट्टी कम उपजाऊ होगी, भाई मिट्टी में उपजाऊपन कम होगा। और मिट्टी में जब उपजाऊपन कम होगा तो वहां पर खेती वगैरह जो हो रही होगी वो खेती में भी अंतर होगा। यानी अगर आप बात करें जो आपका उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध के आसपास के जो निवासी हैं, यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं, और बात करें हम शीतोष्ण प्रदेशों की, शीतोष्ण प्रदेशों में जो फसलें उगाई जाती हैं, तो इन दोनों स्थानों में उगाई जाने वाली फसलों के बीच में अंतर होगा, एक जैसी फसलें नहीं होंगी। शीतोष्ण प्रदेश के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप रसिया के लोगों की बात कर लें, तो रसिया के लोग जो फसलें उगाते हैं और आपके भारत में साउथ इंडिया के जो लोग फसलें उगाते हैं, उनकी फसलों में अंतर होगा क्योंकि जलवायु का अंतर है। जलवायु का अंतर होने की वजह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें अंतर है, जो वहां पे पानी बरसता है, पानी बरसने की वजह से जो पानी की उपलब्धता है उसमें भी अंतर है। तो इन सब के अंतर की वजह से जो लोगों का दैनिक जीवन है उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि वहां पर जो फसलें हो रही होंगी, वहां पर जो गतिविधियां हो रही होंगी, उनमें आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कोई व्यक्ति जो है किसी समुद्र तटीय इलाके में रहता है। समुद्र तटीय इलाके में रहने वाले जो अधिकांश लोग होते हैं उनका पूरा जीवन जो है मछली से जुड़ा होता है। यानी वो लोगों का जो आहार वगैरह होता है वो मछली होता है। समुद्र से मिलने वाला जो भी समुद्री वन्य जीव वगैरह है, समुद्री जीव वगैरह है, वही उनके आहार का मुख्य हिस्सा होते हैं। तो एक कोस्टल राज्य है और एक ऐसे व्यक्ति जो कि आपके महाद्वीपीय जलवायु वाले इलाके में रह रहे हों, वहां पर उनके जीवन में अंतर होगा। भाई समुद्र तटीय राज्य वाले लोग जो होंगे वो सम जलवायु का अनुभव कर रहे होंगे, और जो महाद्वीपीय जलवायु वाले लोग होंगे वहां पर आप देखेंगे वहां पर जो मौसमी अंतर होगा वो काफी ज्यादा होगा। मौसम का जो तापमान का डिफरेंस होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। तो वहां पर लोगों की गतिविधियां अलग होंगी और समुद्र तट पर रहने वाले लोगों की गतिविधियां अलग होंगी। तो यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया गया है कि लोगों के जीवन व्यतीत करने में जो विभिन्नता है वो भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता की वजह से है। और इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या है कि ये जो संसाधन है इनकी उपलब्धता में भिन्नता है। इसी वजह से इन स्थानों में आप देख पाएंगे यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इनके जीवन में भी भिन्नता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भूमि की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के भूपृष्ठ के 70% भाग पर महासागर विद्यमान है और लगभग 30% भाग जो है हमारा पृथ्वी का वो भूमि वाला खंड है। और 30% भाग में भी आप देखेंगे जो पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप हैं, उन स्थल रूपों की वजह से ये पूरा का पूरा भाग निवास योग्य नहीं है। यानी कहीं कहीं पर आपको भूमिखंड पर पर्वत या पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, कहीं कहीं पर आपको पठार देखने को मिलेंगे, कहीं मैदान देखने को मिलेंगे, तो कहीं आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे, कहीं आपके समुद्र तटीय राज्य वगैरह हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका भूमिखंड है, भूमिखंड पूरा का पूरा निवास योग्य नहीं है। भूमिखंड के एक छोटे से हिस्से पर ही पृथ्वी की बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 90% जनसंख्या जो है भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और इसका शेष 70% भाग जो है वो या तो विरल जनसंख्या वाला है या फिर निर्जन है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो भूमिखंड है, भूमिखंड का जो 100% भाग है उसमें से 30% भाग पर हमारी पृथ्वी की लगभग 90% आबादी निवास करती है और बाद बाकी जो 70% खंड है ये या तो विरल जनसंख्या वाला है या फिर ये निर्जन है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मुख्यतः भूमि और जलवायु के जो विभिन्न लक्षण है उनकी वजह से आपको यहाँ पर जनसंख्या का वितरण असमान देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां हैं, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, जलाक्रांत मतलब जल से ढके हुए जो क्षेत्र हैं, दलदली क्षेत्र हैं, मरुस्थल क्षेत्र हैं या फिर सघन वन क्षेत्र, ये सामान्यतः विरल या फिर निर्जन क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो आपके उर्वर मैदान हैं,
यानी जहाँ पर खेती इत्यादि होती है, जहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, उर्वर मैदान है, नदी घाटियाँ हैं, जहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। ये स्थान विश्व के सबसे सघनतम बसे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए यहाँ पर भूमि उपयोग के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे खेती करने के लिए, वनों को लगाने के लिए, वानिकी करने के लिए, खनन इत्यादि के लिए, सड़क, उद्योगों के निर्माण के लिए, घर इत्यादि निर्माण करने के लिए, ये विभिन्न कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। तो भूमि का उपयोग जो है ये भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक कौन कौन से हैं? एक तो स्थलाकृति है, यानी कैसा इलाका है, पहाड़ है या फिर पठार इत्यादि है, मरुस्थल है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। मिट्टी कैसी है, जलवायु, जमीन में कौन कौन से खनिज हैं, या वहाँ पर जल की उपलब्धता है। तो ये कुछ भौतिक कारक हैं जिनके द्वारा भूमि का उपयोग निर्धारित किया जाता है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, जनसंख्या और उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी भूमि के उपयोग के प्रतिरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए यूएई हुआ, सऊदी अरब हुआ, तो सऊदी अरब या यूएई की जो भूमि बहुत उपजाऊ नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है और पैसे की वजह से वो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर पाए हैं। अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की वजह से उन्होंने उन स्थानों पर भी बड़े बड़े शहर बसा दिए जहां पर पानी है ही नहीं, है ना। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी जो है ये भूमि उपयोग प्रतिरूप में एक महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। तो स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि होती है। देखिए निजी भूमि का स्वामित्व स्वयं व्यक्तियों के हाथ में होता है, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक जो भूमि होती है ये समुदाय के स्वामित्व में होती है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि समुदाय के सभी व्यक्तियों का इस पर नियंत्रण होता है। यानी इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट या फिर औषधि बूटियों को एकत्रित करना, यानी पूरे पूरे ग्राम समाज की एकत्रित साझा भूमि होती है जिसको सामुदायिक भूमि कहा जाता है। और इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि किसी एक का इस पर अधिकार नहीं है। जितना आपका पूरा गांव का इलाका है, वहां पर अगर सामुदायिक भूमि है तो सामुदायिक भूमि पर पूरे के पूरे गांव का अधिकार होगा और सभी यहाँ पर जो मिलने वाले उत्पाद हैं उन सभी पर उन सबका बराबर का हिस्सा भी होगा। किसी एक की संपत्ति नहीं है ये, तो इसी वजह से सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। देखिए स्थान के अनुसार भी भूमि की जो गुणवत्ता है इसमें अंतर होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खास करके जो उष्णकटिबंध के आसपास के जो इलाके होते हैं यहाँ पर जमकर वर्षा होती है, तो उन इलाकों की भूमि जो होती है वो उपजाऊ भूमि होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होने की वजह से वहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, हरी भरी होती है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा अत्यंत कम होती है या फिर उच्च अक्षांशों में होते हैं, तो उन इलाकों में आप लोग देखेंगे जो भूमि की गुणवत्ता है उसमें आपको बहुत निम्न स्तर देखने को मिलेगा। तो स्थान के अनुसार जो भूमि की गुणवत्ता है इसमें अंतर होता है। और भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। यानी कि हमने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा सघनतम बसे हुए स्थान जो उर्वर उपजाऊ मैदान है या फिर जो नदी घाटियों वाले मैदान है जहां पर बहुत ज्यादा खेती की जाती है, वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। तो जिन स्थानों पर बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है वहां पर बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो उनका जो सांस्कृतिक स्तर है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरा का पूरा कह सकते हैं रेगिस्तान टाइप का इलाका है, तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं तो उनके सांस्कृतिक स्तर में और जो नदी घाटियों के आसपास रहने वाले लोग हैं उनके सांस्कृतिक स्तर में जमीन आसमान का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके पास लगभग हर संसाधन उपलब्ध होगा, हर नवीन तरह की तकनीकी उपलब्ध होगी, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा उच्च बना पाए हैं। उनके पास रहने के लिए मकान भी अच्छे खासे हैं, उनके पास खाने के लिए भरपूर अनाज भी है, तो उन्होंने अपना जो दिमाग है वो अन्य कार्यों में भी लगाया है। अन्य कार्यों में लगाने की वजह से वो अपने आप को और ज़्यादा उन्नत बना पाए हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जीवन से ही संघर्ष लड़ रहे हैं, जो कि प्रकृति से ही संघर्ष में लगे पड़े हैं, कैसे उनका भोजन का अरेंजमेंट होगा। जैसे आपके रेगिस्तानी इलाकों के लोग हैं, पहाड़ों के ऊपर रहने वाले लोग हैं, जहां पर विषम जलवायु है, विषम परिस्थितियां हैं, वो लोग केवल प्रकृति से संघर्ष करने में लगे पड़े हैं, तो वो आगे सोच ही नहीं पाएंगे। भाई आगे कैसे सोच पाएंगे? वो केवल अपने आप को सर्वाइव रखने में ही सोचेंगे, कैसे भी हम जिंदा रहें। लेकिन ऐसी जगह के लोग जहां पर आसानी से खेती भी हो रही है, पानी भी उपलब्ध है, पीने का पानी उपलब्ध है, जो यातायात के साधन है वो भी उपलब्ध है, तो वहां पर लोगों का सांस्कृतिक स्तर अपने आप ऊंचा हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और जो निर्माण संबंधी गतिविधियां हैं इनके प्रसार की वजह से जो भूमि है इसका निम्नीकरण हो रहा है। इसके अलावा भूस्खलन वगैरह बढ़ रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, और जो मरुस्थलीकरण है इसको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सभी क्या है? ये सभी पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा भी हैं। यानी हमारा जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कृषि और जो निर्माण संबंधी गतिविधियां बढ़ रही हैं या फिर अन्य प्रकार की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं उनकी वजह से क्या है, जो हमारी भूमि है, भूमि की गुणवत्ता में निम्नीकरण हो रहा है। जगह जगह पर हम लोग पहाड़ों में
लगातार अतिक्रमण बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से भूस्खलन इत्यादि की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं, मृदा का अपरदन हो रहा है और मरुस्थलीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इन सब की वजह से जो पर्यावरण है, पर्यावरण के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा खतरा भी हैं। अब देखिए यहां पर बताया गया कि भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार यह है कि ज्यादा से ज्यादा हम वनों को रोपित करें, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वन का रोपण करना चाहिए। इसके अलावा भूमि का उद्धार करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो ऊसर या फिर बंजर जमीन को हरी भरी जमीन में कन्वर्ट करने के लिए सरकारी स्तर पर खाद इत्यादि प्रोवाइड करवाती हैं, या फिर विधियां बताती हैं कैसे कैसे बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया जाएगा। तो भूमि उद्धार कार्यक्रम चलाए जाएं। जो रासायनिक कीटनाशक हैं और उर्वरक हैं, इनके विनियमित उपयोग, यानी इनका अंधाधुंध उपयोग ना हो, इनका एक लिमिटेड उपयोग हो। यानी जमीन कैसी है, जमीन का सॉइल टेस्टिंग करवाने के आधार पर उसमें कितनी हमें खाद देनी है, कितने कीटनाशक छिड़कने हैं, ये सब पहले से तय किया जाना चाहिए। या फिर जो अतिचारण है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा पशुओं को चराने की वजह से जो भूमि की ऊपरी परत होती है, उपजाऊ परत होती है, उसका क्षय हो जाता है। इसकी वजह से भी भूमि की जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करके हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। अब यहां पर मृदा या सॉइल के बारे में बताया गया है, यानी मिट्टी। तो यहां पर मृदा या फिर मिट्टी या सॉइल के बारे में चर्चा हो रही है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत है, ये मृदा या फिर मिट्टी कहलाती है। और स्थल रूप जो है, स्थल रूप का मतलब जैसे कहीं पर आप देखेंगे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदी घाटियां हैं। तो जो आपके विभिन्न स्थल रूप हैं, ये मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जैसे हम पहाड़ों की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहाड़ों में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो पहाड़ों में क्या है, वहां पे मृदा की जो परत होती है बहुत पतली होती है। वहीं बात करें मैदानी इलाकों की, तो मैदानी इलाकों में लगातार अवसादों के निक्षेपण की वजह से जो मिट्टी की जो परत होती है वो काफी ज्यादा मोटी हो जाती है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि स्थल रूप जो है ये मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का जो निर्माण है ये चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यानी कि जो मिट्टी का निर्माण है वो चट्टानों से प्राप्त जो खनिज वगैरह हैं और जो आपके जैव पदार्थ, इन सड़े गले जो पदार्थ इनको ह्यूमस कहा जाता है, इनके मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी जो है ये अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। यानी कि अपक्षय क्या होता है, अपक्षय जब तापमान परिवर्तन या फिर जो अन्य जो मौसमी गतिविधियां हैं उनकी वजह से जो आपकी चट्टानें होती हैं टूट फूट जाती हैं। उनके टूटने फूटने की वजह से क्या होता है, फिर बाद में अपर्दन और निक्षेपण का कार्य होता है। तो अपर्दन निक्षेपण के कार्य की वजह से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अपक्षय जो है प्रारंभिक प्रक्रिया है, वेदरिंग जो है एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। और ये वेदरिंग कब होती है, तापमान परिवर्तन, तुषार की क्रिया या पौधे या प्राणियों के द्वारा जो इनके द्वारा जो गतिविधियां होती हैं उनसे जो अनावृत सेलें होती हैं वो टूट जाती हैं, क्षय हो जाती हैं, उस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। तो अपक्षय होने की वजह से जो चट्टानें होती हैं छोटे छोटे बारीक कणों में टूट जाती हैं। तो जब वो मिट्टी में आके मिलती है तो मिट्टी को और ज्यादा डेवलप करती हैं। तो खनिजों और जैव पदार्थों का जो सही मिश्रण है ये मृदा को उपजाऊ बनाता है। डिपेंड करता है कि खनिजों का मिश्रण कितना है और जो जैव पदार्थ है जिसको ह्यूमस कहा जाता है। देखिए सड़े गले पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है और इसको जैव पदार्थ भी बोला जाता है। तो खनिजों और जैव पदार्थों का जो सही मिश्रण है ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यहाँ पर देखिए सॉइल प्रोफाइल दिखाया गया है, मिट्टी की यहाँ पर लेयर बताई गई है कि मिट्टी की जो परिच्छेदिका है उसमें सबसे ऊपर लेयर में क्या है, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जो कि उपजाऊ लेयर जहाँ पे हम खेती वगैरह करते हैं, फसलें वगैरह उगाते हैं, ये ह्यूमस और वनस्पति के साथ सबसे ऊपरी मृदा होती है। इसके नीचे वाली जो लेयर होती है इसमें बालू, गाद, सिल्ट, किले के साथ ही उपमृदा होती है। नीचे वाली जो लेयर होती है, थर्ड लेयर जो होती है, यहाँ पर अपक्षय चट्टानी पदार्थ होते हैं। और सबसे भीतरी जो लेयर होती है ये जनक चट्टानों वाली लेयर होती है। यानी कहने का मतलब ये जब जनक चट्टानें टूटती हैं तब ऊपरी लेयर का निर्माण होता है। जब ऊपरी लेयर में कुछ कुछ यहाँ पर सिल्ट इत्यादि पदार्थ यहाँ पे मिलते हैं तब ये वाली थर्ड वाली लेयर जनरेट होती है। और सबसे ऊपरी जो लेयर होती है जब इसमें ह्यूमस इत्यादि यानी जो सड़े गले जैव पदार्थ जब मिलते हैं तब सबसे ऊपर वाली लेयर तैयार होती है जो कि आपके खेती की योग्य होती है। तो यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल आपके सामने लगाया गया है। और कई बार ये पूछा भी जाता है कि ह्यूमस और वनस्पति सबसे कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है मिट्टी की उसमें ह्यूमस और वनस्पति पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है जनक सेल। देखिए जनक सेल का रंग, गठन और उसके रासायनिक गुणधर्म जो हैं, उसमें जो खनिजों की मात्रा है, ये मिट्टी के बनने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जिस प्रकार की जनक सेलें होंगी उसी प्रकार की मिट्टी का निर्माण भी होगा। तो पहला कारक है जनक सेल। दूसरा कारक है उच्चावुच्च तुंगता या फिर ढाल। यानी कहने का मतलब आपको मैंने बताया था जो पहाड़ वगैरह होते हैं, पहाड़ों पर जो मिट्टी की लेयर पाई जाती है बहुत पतली परत होती है, क्योंकि पहाड़ इत्यादि पर अवसादों का निक्षेपण नहीं हो पाता है। अवसादों का निक्षेपण कहाँ होता है, मैदानों में होता है।
नदी घाटियों में होता है। तो मैदान या नदी घाटियों में मिट्टी की लेयर जो होती है काफी मोटी पाई जाती है, जबकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, किसी ढाल पर्वत क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे, वहां पर मिट्टी की लेयर आपको पतली देखने को मिलेगी। तो उच्चावच तुंगता है, ढाल जो है ये मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा जलवायु है, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी कि जलवायु कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, वर्षा कितनी हो रही है, ये सब चीजें अपक्षय की प्रक्रिया को और जो ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया है इसको प्रभावित करते हैं। देखिए ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, जो आपके वनस्पति हैं या फिर जो आपके प्राणी या सूक्ष्म जीव हैं, इनके सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है। तो वनस्पति जात, प्राणी जात और जो सूक्ष्म जीव हैं ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, और ह्यूमस की दर प्रभावित होने की वजह से जो मिट्टी का निर्माण है ये भी प्रभावित होता है। इसके अलावा समय बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे कि जो मिट्टी का निक्षेपण है वो होता जाता है। तो समय जो है ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, यानी जितना ज्यादा समय व्यतीत हो जाएगा उतना ही मैदानी इलाकों की मिट्टी जो है और ज्यादा मोटी होती जाएगी। तो समय यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये सभी जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न कारक जो हैं वो मृदा के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, चाहे वो मानवीय कारक हों या प्राकृतिक कारक हों, दोनों ही जो है मिट्टी के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो मृदा अपरदन और छीड़ता जो है ये मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। अपरदन मुख्यतः बहते जल की वजह से होता है। बहते जल की वजह से मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है ये पूरी बह जाती है, जिससे कि मिट्टी का निम्नीकरण होता है। मृदा के निम्नीकरण के कुछ सहायक कारक भी हैं, जैसे कि वनों का विनाश, वनोन्मूलन या फिर पशुओं को बहुत ज्यादा चराना, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशक हैं इनका अगर अत्यधिक उपयोग करते हैं तो भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। या फिर वर्षा दोहन, बहुत ज्यादा वर्षा हो, भूस्खलन इत्यादि हो, बाढ़ इत्यादि आ जाए, इससे मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है वो नष्ट हो जाती है, उपजाऊपन खत्म हो जाता है, इससे मिट्टी का निम्नीकरण होता है। यहाँ पर मृदा संरक्षण की कुछ विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है मल्च बनाना, मल्चिंग। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, पौधों के बीच जो अनावरित भूमि होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीच में पौधे लगे हुए हैं, और पौधों के बीच में जो खुली हुई भूमि है उसको किसी जैव पदार्थ से, जैसे प्रवाल है या खरपतवार इत्यादि है, उससे ढक दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी की जो आर्द्रता होती है वो उसमें रुकी रहती है, बनी रहती है, और उसका बाहरी आवरण भी नष्ट नहीं हो पाता है। तो ये जो विधि है ये मल्चिंग कहलाती है। इसके बाद है वेदिका फार्म, ये टेरेस फार्मिंग। वेदिका फार्म जो है खास करके जो तीव्र ढाल होते हैं वहां पर बनाए जाते हैं, ताकि जो सपाट सतह है ये फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। और वेदिका फार्म बनाने से क्या होता है, जो पृष्ठीय प्रभाव होता है और मिट्टी का जो अपरदन होता है कम हो जाता है। पृष्ठ का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ढाल है इस तरह का, अगर यहाँ पे पानी बरसेगा तो मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होगी एकदम से यहाँ पर बहती चली जाएगी, एकदम पृष्ठ पूरा का पूरा बह जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम सीढ़ीनुमा खेत टाइप बना दें तो क्या होगा, पानी एकदम से बहेगा नहीं, एकदम से नीचे नहीं उतरेगा, पानी आराम से नीचे उतरता आएगा। तो आराम से नीचे जब पानी उतरेगा तो क्या होगा, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो बहेगी नहीं, यानी पृष्ठीय प्रभाव नहीं होगा। तो पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन जो है यहाँ पर कम इससे हो सकता है। अब है समोच्च रेखीय जुताई। देखिए समोच्च रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। समान ऊंचाई को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें समोच्च रेखा कहा जाता है। तो किसी पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करने से जो ढाल से नीचे बहता हुआ जल है इसके लिए एक प्राकृतिक अवरोध बन जाता है, जिससे कि पानी जो है ऊपर रुका रहता है। अब देखिए मान लीजिए पहाड़ी का जो ये ढाल है इस पर सीधी सीधी वर्षा हो रही है तो पानी एकदम नीचे बहता चला जाएगा। लेकिन हम समोच्च रेखाओं के समानांतर अगर जुताई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सीढ़ीनुमा एक संरचना तैयार हो जाएगी, जिससे कि पानी जो है ऊपर रुक रुक कर आएगा, जिससे कि यहाँ पर जो भी फसल हम बोएंगे उस फसल की जड़ों को भी पानी मिल पाएगा। अन्यथा अगर सीधा सीधा हम यहाँ पे फसल बो दें, तीव्र ढाल वाली सतह पर फसल बो दें तो क्या होगा, पानी रुकेगा ही नहीं, पानी एकदम से नीचे बह जाएगा, जिससे कि फसलों को पानी मिल ही नहीं पाएगा। रक्षक मेखलाएं। देखिए जिन क्षेत्रों में बहुत तेज हवाएं चलती हैं उन हवाओं के चलने की वजह से जो जमीन की सतह होती है, सतह की जो ऊपरी लेयर है ये उड़ जाती है। तो रक्षक मेखलाएं खास करके तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में जो पवन की गति है इसको रोकने के लिए यहाँ पर लगाई जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खेतों के किनारों पर वृक्ष की एक कतार बनाई गई है ताकि मृदा का जो आवरण है ये बचा रहे। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। देखिए समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं यानी कि बैरियर्स बनाने के लिए पत्थर, घास या फिर मिट्टी का उपयोग किया जाता है, और इन बैरियर्स के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जो पद्धति है इसको समोच्च रेखीय रोधिकाएं कहा जाता है। फिर है चट्टान बांध। देखिए चट्टान बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मिट्टी को जो क्षति होती है उसको रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीज की फसल उगाई गई है, यानी बीच में कोई अलग फसल है, साइड से कोई अलग फसल है। तो वर्षा दोहन से मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए
अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर खतानों में उगाई जाती हैं। वर्षा दोहन का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, तीव्र वर्षा होती है। तीव्र वर्षा होने की वजह से जो मिट्टी की ऊपरी परत है ये बह जाती है। देखिए, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी जड़ें ऊपर रहती, सतह के ऊपर ही बनी रहती हैं, सतह के ज़्यादा भीतर नहीं होती हैं, उथली होती हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें अंदर तक गहरी होती हैं। तो अगर हम इस तरह की पद्धति अपनाएं जिसमें एक फसल हमारी ऐसी हो जिसकी जड़ें मृदा में बहुत गहरी नहीं होती हैं, और एक फसल ऐसी हो जिसकी जड़ें जो है मृदा में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, तो अगर ऐसी फसलें अगर हम बो देंगे तो तेज वर्षा होगी तो दोनों फसलें बची रहेंगी। तो ये जो पद्धति है इसको बीज की फसल उगाना कहते हैं, इसको इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। अब है भूस्खलन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, और ये पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर भूस्खलन आना एक आम बात है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। ये भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहाड़ी इलाके में पूरा का पूरा एक हिस्सा जो है ढह गया है, तो ये भूस्खलन है। ये प्राय जो है भूकंप, बाढ़ या फिर ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। देखिए, लंबे समय तक पहाड़ी इलाकों पर जो वर्षा होती है, तो लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है, क्योंकि मिट्टी नम हो जाती है। नम मिट्टी की वजह से क्या होता है, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध नहीं पाती हैं। इसकी वजह से क्या है, भूस्खलन होता है। भूस्खलन जो है नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। भूस्खलन की वजह से जो भारी मात्रा में मलबा बहता है ये नदियों के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, और नदियों का प्रवाह अवरुद्ध होने की वजह से नदी का जो तल होता है उथला हो जाता है और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ पर भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां बताई गई हैं जिनके जरिए हम भूस्खलन के प्रभाव को कम कर सकते हैं, भूस्खलन को रोक सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हैं इनका एक मानचित्र बनाया जाए, और इसमें जो प्रभावित होने वाले स्थान हैं इनको इंगित कर दिया जाए, ताकि लोग इन स्थानों पर अपने घर वगैरह, अपनी बस्ती वगैरह न बनाएं, जिससे कि जान माल को हानि ना हो। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए एक प्रतिधारी दीवार का निर्माण करें, यानी इसके पैरेलल में एक दीवार बना दें, जिससे क्या है, बैरियर के रूप में दीवार एक काम करेगी और मलबा वगैरह, जो मिट्टी वगैरह वो नीचे की तरफ नहीं आएगी। भूस्खलन को रोकने का सबसे जो प्रभावी तरीका है वो है वनस्पति आवरण में वृद्धि, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं ये मिट्टी को बांधे रखती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है वनस्पति आवरण में वृद्धि कर दी जाए। सतही अफवाह या फिर झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की जो गतिशीलता है इसको नियंत्रित करने के लिए जो पृष्ठीय अफवाह है इसको नियंत्रित कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सतही अफवाह है या फिर झरना प्रवाह है, झरना कब बनता है, जब ऊंचाई से पानी गिरता है। तो जो पृष्ठीय अफवाह यानी ऊपर बहने वाला जल है, अगर इसको हम कंट्रोल कर दें डैम वगैरह बना के, तो क्या होगा, जो सतही अफवाह या झरना प्रवाह है ये कम हो जाएगा, जिससे कि भूस्खलन इत्यादि नहीं होगा। अब है जल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, और पृथ्वी के भूपृष्ठ का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। देखिए, यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है, 3/4 का गणित में मतलब होता है 75%, 75। तो यहां पर लिखा हुआ है लगभग 3/4 भाग, यानी मतलब 75%। और कई बार हम आपको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है। कई बार आपको यह भी बताया गया लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो आपके मन में आएगा कि सर आप कोई एग्जैक्ट एक आंकड़ा क्यों नहीं देते हैं। किताबों में भी यही हाल देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर 70% लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पर 71% लिखा हुआ है, या कहीं कहीं पर 3/4 भाग लिखा हुआ है। लेकिन सबके आगे एक चीज कॉमन लिखी हुई है, वो है लगभग, क्योंकि ये जो फिगर है ये एक्यूरेट नहीं है। पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है उसकी एग्जैक्ट माप नहीं है। एक रेंज दी गई है कि 70% या इसके नियर बाई जल की मात्रा है, और ये जो आंकड़े हैं ये हमने नहीं दिए, वैज्ञानिकों ने दिए हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो जलराशि है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाना संभव नहीं है। इसलिए एक रेंज दी गई है कि 70% के आसपास है। तो इसी वजह से यहां पर लगभग 3/4 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। आगे बताया गया कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की जो स्टार्टिंग हुई है वो महासागरों में हुई है। अब देखिए, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं, यहां पर भी जीवन की स्टार्टिंग के आगे जो तिथि दी गई है 3.5 अरब वर्ष पहले की, यहां पर भी ये एग्जैक्ट नहीं है, एक अनुमान है कि 3.5 अरब साल पहले। ये भी एक्यूरेट नहीं है, लगभग में है। हो सकता है 3.6 अरब वर्ष पहले हुआ हो सकता है 3.4 अरब वर्ष पहले हुआ हो, ये भी मतलब कंफर्म नहीं है। एक रेंज दी गई है कि इसके नियर बाई कोई डेट हो सकती है, इस समय पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ है। और महासागर जो है पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को कवर करते हैं, लेकिन महासागरों का जो पानी है वो खारा है, यानी लवड़ी है, और हम उसको सीधा सीधा उपभोग नहीं कर सकते, यानी मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर मीठे पानी की बात करें या अलवड़ जल की बात करें तो केवल 2.7% हिस्सा ही हमारे पास उपलब्ध है, जो कि अलवड़ जल का हिस्सा है। अब आपके अपने फिर से सवाल आएगा कि सर क्लास 7th में तो आपने बताया था कि अलवड़ जल का हिस्सा 2.5% है, यहाँ पर 2.7% बताया गया, ऐसा क्यों है? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, पृथ्वी पर जो जल मौजूद है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाना संभव नहीं है।
इसलिए एक रेंज सेट की गई है कि जो अलवड़ जल है वो अलवड़ जल की मात्रा पृथ्वी पर 2.5% से लेकर 2.7% के बीच में है। तो वही यहाँ पर अपर जिसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे लिख दी गई है 2.7%, जबकि क्लास 7th में हमने पढ़ा था 2.5% है। तो यहाँ पर एक रेंज है 2.5 से लेकर 2.7% जल जो है अलवड़ जल या मीठा जल है। और इस 2.7% जल का भी लगभग 70% भाग किसका, इस जल का भाग 2.7% जल है, इसका 70% भाग जो है बर्फ की चादरों के रूप में और हिमानियों के रूप में जो है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, जो कि मानव की पहुंच से बाहर है। अब बाद बाकी जो 1% भाग बचा है, अब देखिए आपके मन में फिर से यहाँ पे दिक्कत आएगी, आपको लगेगा 2.7% का यहाँ पे 70% बता रहे हैं, अब यहाँ पर 1% आ गया, इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर 2.7% का 70% बताया गया है, यानी इसका 70% हमें यहाँ निकालना है। इसका 70% लगभग आ जाएगा 1.7 के लगभग आ जाएगा इसका 70%, और बाद बाकी जो बचा हुआ 1% हिस्सा है, यानी बाद बाकी 30% हिस्सा में आपके आ जाएगा ये वाला 1% हिस्सा आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा गणित का आप कॉमन सेंस लगाएंगे गणित में तो समझ में आ जाएंगी चीजें। तो केवल 1% अलवड़ जल जो है ये मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है, यानी 2.7% में से 1.7% तो निकल गया बर्फ की चादरों के रूप में और हिमानियों के रूप में। अब बाद बाकी जो 1% जल बचा है लगभग वो हमारे उपभोग के लिए उपलब्ध है, और यह जो है भौम जल के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, सरफेस वाटर के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि हमने आपको जब जल चक्र के बारे में बताया था कि पृथ्वी पर जो जल है उसकी मात्रा को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, यानी इसकी जो कुल मात्रा है वो स्थिर रहती है। क्योंकि रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो वायुमंडल का आवरण है, वायुमंडल का आवरण जल को बाहर निकलने नहीं देता है, वो जल को इसके अंदर ही सीमित रखता है। तो जल चाहे वो धरती पर रहे, किसी भी रूप में रहे, चाहे वो द्रव अवस्था में रहे, गैसीय अवस्था में रहे, ठोस अवस्था में रहे, वो रहेगी उसकी मात्रा सेम ही। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, इसकी जो कुल मात्रा स्थिर रहती है। जल जो है वाष्पीकरण, वर्षण और जो वहां का मतलब अपवाह की प्रक्रियाओं के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रित होता रहता है। इसे जल चक्र कहा जाता है। आगे यहां पर नोट के रूप में बताया गया है कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की जो खपत थी 3850 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष थी, जो कि वर्ष 2000 में बढ़कर ये 6000 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष से अधिक हो गई है। यहां पर जल की उपलब्धता की समस्याएं बताइए, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखिए जल का जो अभाव है उसके कई सारे कारण हैं। एक तो कारण है मौसमी, यानी मौसमी या फिर जलवायु का कारण है। कुछ क्षेत्रों की जलवायु जो है शुष्क जलवायु है, जहां पे वर्षा होती नहीं है, तो वहां पर जल का अभाव है। तो जल का अभाव जो है मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कुछ इलाकों का जल अति उपयोग कर लिया गया हो, इस वजह से वहां पर जल की मात्रा कम हो गई हो। जैसे बेंगलोर शहर है, बेंगलोर में भौम जल का अत्यधिक दोहन किया गया, इस वजह से जल की मात्रा कम हो गई, जल बिल्कुल समाप्त हो गया है। जैसे अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो भाग हैं, या उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनके पास जो पहले से ही उपलब्ध जल की कमी थी और जो कुछ इनके पास भौम जल था उसका भी इन्होंने अंधाधुंध दोहन किया है। इसकी वजह से यहां पर जल की कमी है। अब देखिए यहां पर जल संसाधनों के संरक्षण की बात की गई है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मानव उपभोग के लिए उपलब्ध जल की जो मात्रा है वो लगभग 1% से कम है, यानी हमारे उपभोग के लिए जो अलवड़ जल की जो मात्रा है वो लगभग 1% से कम है। और ऐसे में जो अलवड़ जल के जो संसाधन हैं जिनसे मानव उपभोग के लिए जल मिलता है, अगर वो दूषित हो जाएंगे तो मानव के सामने पानी पीने का संकट क्रिएट हो जाएगा। तो जरूरी यह है कि इन संसाधनों को बचाया जाए। सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले हमें काम ये करना है कि जो हमारे आसपास फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा है या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो डिस्चार्ज है, जो कि सीधे सीधे तौर पर नदियों में, तालाबों या झीलों में छोड़ दिया जाता है, उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको उपचारित करना चाहिए, तभी छोड़ा जाना चाहिए। ठीक ऐसे ही शहरों के जो नाले इत्यादि हैं जो कि नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, उनको भी नदियों में छोड़ने से पहले उनके गंदे पानी को हमें शोधित करना चाहिए, तभी उन्हें नदियों में छोड़ना चाहिए। इसके अलावा वन और अन्य वनस्पति आवरण बढ़ाकर हम धरातली प्रभाव को मंद करते हैं, जिससे कि भूमिगत जल को पुनः पूरित किया जा सके। देखिए जो वन और वनस्पति आवरण है ये धरातली प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी जिन इलाकों में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर भूमिगत जल का लेवल भी ऊपर रहता है। जल संग्रहण जो है पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, यानी या फिर हम ये करें कि जल संग्रहण करने के लिए जो पृष्ठीय प्रवाह है, जैसे वर्षा जल है उसको स्टोर कर लें, या फिर नदियों का जो अतिरिक्त पानी है उसको डैम इत्यादि बनाकर स्टोर कर लें। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, जिससे कि जल रिसाव ना हो, जल वाष्पीकृत ना हो। देखिए खेतों में रिसाव और वाष्पीकरण से जो क्षति होती है जल की, उसको रोकने के लिए हमें
स्प्रिंकलर का उपयोग करना चाहिए। स्प्रिंकलर का मतलब होता है जो छिड़काव करने वाली पंप टाइप होती है, उससे जल का छिड़काव करके हम पौधों की जड़ों तक पानी को पहुंचाते हैं। अमूमन होता क्या है कि अमूमन जब हम खेतों में पानी लगाते हैं तो नालियों के जरिए सरफेस वाटर यानी पृष्ठीय जल को हम छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, पृष्ठीय जल, कुछ जल जो वाष्पित हो जाता है, कुछ जल जो भूमिगत जल के रूप में नीचे चला जाता है, तो पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं उनको कम पानी मिल पाता है और जल की वेस्टेज ज़्यादा होती है। लेकिन अगर स्प्रिंकलर का उपयोग करेंगे तो हम कम पानी से ज़्यादा पेड़ों को सिंचित कर पाएंगे। बाष्पीकरण के अधिक दर वाले जो इलाके हैं, शुष्क प्रदेश हैं, वहां पर हमें सिंचाई की ड्रिप या फिर टपकन विधि का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं, देखिए इस इमेज के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो स्थल वाला खंड है इसको स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है, वहीं जल वाले खंड को जल मंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, और ऊपर जो आसमान देख रहे हैं इसको एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल कहा जाता है। इन तीनों के बीच में एक सकरा क्षेत्र है। इस सकरे क्षेत्र में ही प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पाया जाता है, तो इसे जो है बायोस्फीयर या फिर जैवमंडल कहा जाता है। देखिए, जैवमंडल में सभी जो जीवित जातियां हैं ये जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित रहती हैं, यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन करती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र या फिर इकोसिस्टम कहा जाता है। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जो जलीय जीव हैं ये सब आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, खाल या फिर ऊन प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पर जैव मंडल के जो विभिन्न जीव हैं उनकी पर्यावरण में जो भूमिका है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कीटों की बात करें तो कीटों में जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, यह फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। चिड़ियों की बात करें तो चिड़ियाँ जो अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती हैं और चिड़ियाँ भी जो है अपघटक के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध की बात करें, गिद्ध या वल्चर, तो गिद्ध क्या करता है, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं इनको खाने का काम करता है। तो मरे हुए जीव जंतुओं को खाने की वजह से इसे अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक का मतलब होता है गंदगी हटाने वाले। अपमार्जक को अंग्रेजी में डिटर्जेंट भी कहा जाता है। तो गिद्ध को प्रकृति पर्यावरण का सबसे बड़ा अपमार्जक माना जाता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी इसको समझा जाता है, क्योंकि पर्यावरण की सफाई करता है। जो मरे गले जंतु होते हैं उनको खा के साफ करता है, इसलिए पर्यावरण का शोधक या फिर इसको अपमार्जक समझा जाता है। यहाँ पर नोट के रूप में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुओं को उपचार के रूप में डिक्लोफिनेक और एस्प्रिन या फिर इबुप्रोफेन नाम की दवाई दी जाती हैं, जो कि पीड़ानाशी दवाइयाँ हैं। जब इन जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो ये दवाइयाँ जो है इनके शरीर में संचित हो जाती हैं। देखिए, जब गिद्ध इन्हें खाते हैं तो जब गिद्ध इनका मांस खाते हैं तो गिद्ध के शरीर में भी ये दवाई पहुंच जाती है, जिसकी वजह से गिद्धों की किडनी खराब हो रही है और इनकी लगातार मृत्यु हो रही है। तभी आप देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की संख्या लगातार कम हो रही है। आगे है यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। देखिए, जैसा कि हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों में मुख्य रूप से तापमान और वर्षा जो है मुख्य है। तो तापमान और वर्षा की जो मात्रा है ये खास करके किसी स्थान की वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अगर किसी स्थान का तापमान ज़्यादा है, वर्षा भी अच्छी खासी हो रही है, तो वहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाएगी। और मान लीजिए किसी स्थान का तापमान तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर आर्द्रता या फिर वर्षा की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर वो क्षेत्र शुष्क क्षेत्र कहलाएगा। तो ऐसे क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ या फिर बिल्कुल वनस्पति नहीं उगेगी। तो वनस्पति की वृद्धि जो है वो मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। यहाँ पर बताया गया है कि विश्व की जो वनस्पति है इसके मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म, गुल्म का मतलब जो कटीली झाड़ियां हैं, और टुंड्रा स्थल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन वहां पर उगते हैं जहां पर भारी वर्षा होती है। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वृक्ष उगते हैं, यानी वन उगते हैं, और जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, जो वृक्षों का आकार है या उनकी सघनता ये भी कम होती जाती है। यानी जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं वहां पर आपको सघन वर्षा वन देखने को मिलेंगे, और जैसे ही आप उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वनों की जो सघनता कम होती जाएगी। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कुछ वन ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल हरे रहते हैं तो उन्हें सदाहरित वन कहा जाता है, और कुछ वन ऐसे होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। तो ऐसे वनों को जो है पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन जो है विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर इन्हें उष्णकटिबंधीय या फिर शीतोष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, जिन क्षेत्रों में सामान्य वर्षा होती है तो उन क्षेत्रों में छोटे आकार वाले पेड़ और घास उगती है, जिससे विश्व के जो घास स्थल हैं उनका निर्माण होता है। वहीं जो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश हैं उनमें कटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। और इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं इनमें पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। गहरी इसलिए होती हैं क्योंकि पौधों की जड़ों को बहुत अंदर से नमी खींचनी पड़ती है, इसलिए इनके पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। लेकिन पेड़ों की जो पत्तियां हैं ये बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए
बाष्पोत्सर्जन से खुद को बचाने के लिए, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन अगर ज़्यादा होगा तो पेड़ जल्दी मर जाएगा और पानी बहुत कम मिल रहा है, तो ऐसे में इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं कांटों में तब्दील हो जाती हैं, जिससे कि बाष्पोत्सर्जन ना हो। और इन पौधों की जो सतह होती है वो मोमी सतह होती है, तो इसी वजह से इनकी पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं, ताकि आर्द्रता की जो हानि है ये कम से कम हो और पेड़ जिंदा रह सके। वहीं जो शीत ध्रुवीय प्रदेश हैं, तो शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं, यानी जो आपके बर्फ से ढके रहने वाले प्रदेश हैं जहां पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, तो टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं। अब आगे है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। देखिए, जो वनस्पतियां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं से उगती हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। जब प्राकृतिक वनस्पति एक बड़े क्षेत्र में फैली होती है तो उस इलाके को वन कहा जाता है। वन न केवल पेड़ पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं बल्कि वन्य जीवों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लगातार मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो मानवीय गतिविधियों के बढ़ने की वजह से जो वन क्षेत्र हैं वो कम हो रहे हैं। वन क्षेत्र जब कम हो रहे हैं तो वनों में रहने वाली जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी संकट है, क्योंकि उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। आवास नष्ट होने की वजह से कई जो प्रजातियां हैं वो या तो विलुप्त हो गई हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत कई रूपों में हमारे लिए सहायक हैं, जैसे जलवायु को शुद्ध रखने में, वर्षण को बढ़ावा देने में, यानी जिस क्षेत्र में वन इत्यादि ज़्यादा होते हैं उस इलाके में वर्षा भी अच्छी खासी होती है। पर्यावरण को शुद्ध करते ही करते हैं, वनों से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी मिलते हैं। इसके अलावा वन्य जीवन भी संरक्षित रहता है। तो वर्तमान समय में जरूरत हमें ऐसे क्षेत्रों की है जहां पर मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो। तो इसके लिए सरकार ने जो है तमाम तरह के कदम भी उठाए हैं जिससे कि जो वन्य जीवन है वो बचा रहे। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निचय जो है ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण ये मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्या है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान में एक पारितंत्र या एक से अधिक पारितंत्र हो सकते हैं। वहीं वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य किसी विशिष्ट जीव की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई विशिष्ट जीव होगा, जैसे आपने देखा होगा टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व जो है अपने आप में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। हाथी रिजर्व है तो हाथी रिजर्व भी अपने आप में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान के भीतर भी कई वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जा सकते हैं। अब आगे है जैव मंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वैश्विक नेटवर्क के द्वारा जुड़ी हुई रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। बहुत से देशों ने प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए, वन्य जीवन को बचाने के लिए कानून वगैरह बनाए हैं, जैसे पक्षियों, पशुओं को मारना, उनका व्यापार करना गैर कानूनी है। भारत में भी कुछ जीव हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग या मोर, इनको मारने पर भारत में प्रतिबंध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी साइट्स भी बनाई गई है। साइट्स का मतलब है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसकी स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों पक्षियों की अनेक जातियों को सूची तैयार की है और सूची में दिए गए सभी पक्षी और प्राणियों का व्यापार करना प्रतिबंधित है। यानी कि इस सूची में जो भी पक्षी और प्राणी शामिल हैं उनका आप लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं। साइट्स जो है ये संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी है। तो ये सभी देशों की सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी या फिर जो पौधों के नमूने हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका व्यापार इत्यादि जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे उनके जीवन के लिए खतरा ना हो, यानी उनकी प्रजातियां नष्ट ना हो जाए। अगर व्यापार भी हो रहा है तो व्यापार इस तरह से किया जाए कि किसी भी पेड़ पौधे की या किसी भी वन्य प्राणी की प्रजाति नष्ट ना हो जाए, इस तरह से व्यापार हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।